नमस्कार दोस्तों, सोरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के लिए हिंदी का धमाकेदार रिवीजन क्लास लेके आ गए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हिंदी का आदि कवयित्री किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन में मीराबाई, महादेवी वर्मा, अनामिका, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हिंदी का जो है आदि कवयित्री किसे कहा जाता है, तो मीराबाई को कहा जाता है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और आपको बता दें कि ये जो अनामिका है इनको जो है टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए जो है 2020 में हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। और यह जो है हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली लेखिका है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन देशज शब्द है। तो ऑप्शन में लोटा, कटोरा, झोला, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी जो होगा देशज शब्द होगा, ठीक है। ये देखिए लोटा हो गया, कटोरा हो गया, झोला हो गया। अब देशज शब्द का मतलब क्या हो गया, जो आप अपने घर में शब्द प्रयोग करते हैं, अगर उस शब्द का प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं तो वो देशज शब्द कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में लोटा बोलते हैं, कटोरा बोलते हैं, झोला बोलते हैं, क्या आप यहाँ से दिल्ली चले जाएंगे या पटना आप आ जाएंगे तो क्या यह कहना भूल जाएंगे। आप कभी ना कभी जो है हिंदी भाषा में भी इस लोटा, कटोरा और झोला को जो है शामिल कर देंगे। तो यह सब क्या हो जाता है, देशज शब्द कहता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी किस संज्ञा का बोध कराता है। तो ऑप्शन में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो देखिए मिट्टी जो है किस संज्ञा का बोध कराता है, तो जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है। क्योंकि देखिए मिट्टी एक प्रॉपर जाति है। अगर यहीं आपको रहता रेगूर मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बलुई मिट्टी, तब वो क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। जैसे देखिए भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा में आ जाता है प्रेम हो गया, घृणा हो गया, सुंदरता हो गया, ईर्ष्या हो गया। यह सभी आपको भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद देखिए समूहवाचक संज्ञा में भीड़ हो गया, गुच्छा हो गया, सेना हो गया, यह सभी आपको समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में हिंदी को डॉट डॉट कहा जाता है, यानी खाली स्थान भरने वाला प्रश्न है। तो ऑप्शन में मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा। तो देखिए संविधान में जो है हिंदी को क्या कहा जाता है या क्या कहा गया है, तो राजभाषा कहा गया है। क्योंकि आपको बता दें 14 सितंबर 1949 को जो है संविधान सभा द्वारा हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया। इसीलिए जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन में अचानक मुसीबत आ जाना, प्रेम में फंसना, मना करना, दखल देना। तो देखिए आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो अचानक मुसीबत आ जाना। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए डोरे डालना मुहावरे का अर्थ होता है प्रेम में फंसना, यानी आप किसी लड़की के पीछे या किसी लड़का के पीछे रह के ये डोरे जो डालते हैं, ये क्या होता है कि आप उसके प्रेम में फंस गए हैं। उसके बाद देखिए अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है मना करना। उसके बाद टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ होता है दखल देना, ठीक ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आप लोग को बिहार बीएड का स्पेशल नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। यह मेरा नंबर है 7050387142। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है और यह मेरा फ़ोन पे, गूगल पे भी नंबर है। और इसमें हम पूरा जीके, जीएस, टीचिंग एप्टीट्यूड और हिंदी का सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन का ये नोट्स दे रहे हैं। और आप लोग एक बार जरूर मेरा नोट्स लीजिए, इससे आपके एग्जाम में बेहतर हेल्प मिलेगा। और आप लोग बिहार बीएड में 1.5 लाख रुपया खर्च करने के लिए जा रहे हैं तो आप 99 रुपया जरूर खर्च कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवग्रह में कौन सा समास है। तो ऑप्शन में बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, क्रमधारय। तो देखिए नवग्रह में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। आपको हम बताए थे कि जिस समास में संख्यावाचक का बोध हो उसे जो है द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि यहाँ है नवग्रह समास, यानी 9 ग्रहों का संहार, यानी यहाँ जो 9 आ गया संख्यावाचक हो गया, ठीक है। तो जितने भी संख्यावाचक समास हो जाएगा वो द्विगु समास कहलाएगा। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए बहुब्रीहि समास का परिभाषा पूछेगा। तो देखिए इसका होता है कि जिस समास के कोई भी पद प्रधान ना हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। द्वंद्व समास को पहचानने का नियम बता दिए कि बीच में डैश रहेगा, जैसे पति पत्नी के बीच में डैश, राधा कृष्ण के बीच में डैश, तो वो द्वंद्व समास हो जाएगा। उसके बाद देखिए कर्मधारय समास का परिभाषा होता है कि जिस समास का पहला पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भाषा बिहार से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन में हिंदी, मराठी, उर्दू, मगही। तो देखिए इनमें से जो है हिंदी बिहार से संबंधित भाषा है, उर्दू भी बिहार से संबंधित भाषा है, मगही भी बिहार से संबंधित भाषा है, मगर ये जो मराठी है यह जो है महाराष्ट्र से संबंधित भाषा है और महाराष्ट्र की ये राजकीय भाषा भी है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन है? तो ऑप्शन में मैं, कौन, कोई, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जैसा कि बताए थे कि सर्वनाम क्या होता है, तो संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ आपको पूछा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो देखिए इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन हो जाएगा? तो कोई होगा। मान लीजिए आपके घर के बाहर कोई खड़ा है, या मान लीजिए आप गेट का दरवाजा कोई नोक कर रहा है, आपका गेट लगा हुआ है, आप अंदर में है, तो आप क्या कहते हैं कि कोई होगा, या कोई पहचान का व्यक्ति भी है मगर वो अपना नाम नहीं बता रहा है और सिर्फ नोक कर रहा है, तो आप कहते हैं ना कि कोई होगा। या कुछ चावल एक मुट्ठी आप उठाते हैं तो उसमें गिनती नहीं कर पाएंगे कि कितना हम चावल ले रहे हैं, तो यानी वो अनिश्चित है। तो यह सब क्या हो गया? जैसे कोई हो गया, कुछ हो गया, आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। उसके बाद देखिए मैं जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन में 14 सितंबर, 21 फरवरी, 30 मई, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 30 मई को जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आपको हम बताए थे कि 1826 में जो है 30 मई को ही पहली बार हिंदी का पत्र जो है उदंत मार्तंड का शुरुआत जो है बंगाल में हुआ था, इसीलिए जो है 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोगों को क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कीजिए। अब अगला क्वेश्चन है कि झ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन है? तो ऑप्शन में कंठ, तालु, नासिका, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जैसा कि हम बताए थे कि च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, तो च वर्ग में ही झ आता है, ठीक है, च, छ, ज, झ, यहाँ। तो झ जो है इसका उच्चारण स्थान कौन हो जाएगा? तो तालु हो जाएगा। क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन है? तो कंठ है। उसके बाद जितने भी व्यंजन वर्ण है और उसका सबसे लास्ट वाला वर्ण रहेगा, ठीक है, वह सभी नासिका से बोला जाता है। जैसे यहाँ हो गया, अरा हो गया, प फ भ भ म हो गया, या म हलंत हो जाएगा, न हलंत हो जाएगा, यह सभी आपको नासिका से बोला जाता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कारीगर में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन में गर, वाला, आलू, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कारीगर में जो है गर प्रत्यय है। आपको बता दें कि प्रत्यय जो है किसी शब्द के बाद में लग के शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, ठीक ना। और वहीं अगर उपसर्ग की बात की जाए तो उपसर्ग जो है शब्द के पहले लग के शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए वाला भी एक प्रत्यय है, और यह किसमें लगता है? तो देखिए जैसे पढ़ने वाला, लिखने वाला, इस सब में क्या होता है? तो वाला प्रत्यय होता है। उसके बाद देखिए आलू प्रत्यय है, ठीक है। तो आलू प्रत्यय कहाँ कहाँ लगता है? तो दयालु हो गया, कृपालु हो गया, झगड़ालू हो गया, इसमें आपको आलू प्रत्यय लगता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के खरीफ बोली की शुरुआत किसने किया? तो ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, अमीर खुसरो। तो देखिए यह सब क्वेश्चन हम आपको कई बार बता चुके हैं, और आपको इसमें 20 में 20 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरा 20 क्वेश्चन सेट किए हैं और कई बार यह सब क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए हिंदी की खड़ी बोली की शुरुआत किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। और जब सबसे ज़्यादा जो है खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद देखिए आधुनिक युग का तुलसी जो है मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, और पहला हिंदी साहित्य का राष्ट्र कवि जो है मैथिली शरण गुप्त को ही कहा जाता है, और दूसरा जो है हिंदी साहित्य का राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर है, और हरिवंश राय बच्चन को जो है हिंदी साहित्य में कवियों का कवि कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उर्वशी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में हरिवंश राय बच्चन, तुलसीदास, वेद व्यास, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उर्वशी के लेखक जो है कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। और कभी कभी देखिए आंसर जो है इनमें से कोई भी नहीं रहता है, ठीक है, तो ये नहीं कि डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग जो है सिर्फ 3 ही मारिएगा, यानी ABC। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो डी ऑप्शन भी रहता है, जैसे इनमें से कोई भी नहीं पूछेगा, तो इस तरह आप याद रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए उर्वशी हो गया, रसिमरती हो गया, यह सभी जो है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं, ठीक ना। उसके बाद देखिए हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन है? तो मधुबाला है। तुलसीदास किसके लेखक हैं? तो आपको रामचरितमानस के लेखक है। महाभारत के लेखक कौन है? तो वेद व्यास जी हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि मगही किस उपभाषा की बोली है? तो ऑप्शन में राजस्थानी, नेपाली, उर्दू, बिहारी। तो देखिए मगही जो है आपको बिहारी उपभाषा की बोली है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यकारी भाषा क्या है? तो ऑप्शन में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मैथिली। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट की कार्यकारी भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। जब से अंग्रेजों ने सुप्रीम कोर्ट बनाया और उन्होंने लागू किया था कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी रहेगा, तभी से अभी तक ब्रिटिश जमाना वाला नियम चलते आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो ऑप्शन में शब्द के पहले, शब्द के बीच में, शब्द के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो शब्द के पहले होता है, और उपसर्ग का प्रयोग करके किसी शब्द के पहले शब्द के अर्थों में परिवर्तन कर दिया जाता है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन में समास, सर्वनाम, विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? तो ये विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए समास जो है संक्षेपण की प्रक्रिया है, और सर्वनाम क्या है? जो आपको संज्ञा के बदले दूसरा शब्द प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन में महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता जो है वेद व्यास जी हैं। अब सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए रामायण का रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि है, और रामचरितमानस का रचयिता कौन है? तो तुलसीदास है। और अब आगे आपको क्या बताना है? तो देखिए कल से हम सोचे हैं कि 3 वीडियो देंगे, और कल फाइनली पहले तो 2 वीडियो देंगे। देखते हैं कि कितना आप लोग का सपोर्ट रहता है, कितना आप पढ़ने के प्रति जागरूक हैं। तो सुबह में जो है हम 7 या 8 के बीच में, वैसे हम कोशिश करेंगे ये 8 के बीच में, ठीक है। 8 बजे जो है हम आप लोग को टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो कल जाएगा। उसके बाद देखिए 2 बजे या फिर नहीं तो 4 बजे आप लोग बताइएगा कि हिंदी का वीडियो रखेंगे, और 7 बजे रेगुलर अब जीके जीएस का वीडियो आएगा। तो कल सुबह तो पहले आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का आएगा, उसके बाद 7 बजे कल फिक्स है जीके जीएस का आएगा क्लास, ठीक ना। उसके बाद हिंदी का देखेंगे, जैसा सुबह में आप लोग का सपोर्ट रहेगा क्लास पे वैसा काम किया जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन हिंदी के लिंग से संबंधित है? तो ऑप्शन में पुरुष, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हिंदी में 2 लिंग होते हैं, कौन कौन? पुरुष और महिला होता है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए संस्कृत के भी 2 लिंग होते हैं, कौन कौन? स्त्रीलिंग होते हैं और पुल्लिंग होते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के कोई एक उदाहरण लिखिए। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर अपने मन से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि देखिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, इस संज्ञा का उदाहरण हम कई बार आप लोग को कई क्लास में बता चुके हैं। तो आप लोग से हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग अपने मन से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई 1, 2, 3 जितना उदाहरण देना होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि इस बीच में आपका कितना मार्क आया, और आपका तैयारी अभी तक कितना प्रोग्रेस में है। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हमारे साथ बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।